पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम ज़रूर है मगर तरक्की नहीं हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म बार बार इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि मईशत तरक्की की तरफ बढ़े मगर आसार नहीं नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के एक्सटर्नल इन्फ्लोज मुसलसल हमें नज़र आ रहा है कि वो कम है। करंट अकाउंट सरप्लस के बावजूद बैरूनी अदायगियों की वजह से जो रिजर्व्स हैं वो उनमें कमी आई है। क्या पाकिस्तान यहाँ से आगे बढ़ सकता है? IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हुआ मगर हुकूमत इस उम्मीद का इजहार कर रही है हो जाएगा। हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब, अम्मार हबीब खान साहब और खाकान नजीब साहब मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब, जब हम कर रहे थे पाकिस्तान के लिए कर डालो ट्रांसमिशन तो आपने एक जुमला इस्तेमाल किया था कि पाकिस्तान मौजूदा हालात में अनफिट टू ग्रो है। अब जो आसार सामने आ रहे हैं उसमें हमें नज़र आ रहा है कि करंट अकाउंट के डेफिसिट तो आना शुरू हो गया मगर चाहे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो उसमें वो तरक्की नहीं नज़र आ रही है, वो मुसलसल नेगेटिव है। पावर प्रोडक्शन हम देखें वो नेगेटिव जोन में नज़र आ रही है, वो रेट में नज़र आ रही है। तो कहीं से भी ऐसे आसार हैं कि हम तरक्की की तरफ बढ़ सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाहजेब भाई। मेरे ख्याल में मैं उस स्टेटमेंट पर कायम हूँ। उसका कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान ऐसा फिट नहीं है कि हम 5%, 6% जो एक आइडियल या अच्छी ग्रोथ कहलाती है वहाँ जा सकें। और इसकी निशानदही आपने भी कर दी, इसकी निशानदही स्टेट बैंक ने अपनी लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में भी कर दी, इसकी निशानदही जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आ रहे हैं उसमें भी हो रही है, इसकी निशानदही जो इंपोर्ट्स के नंबर आए हैं फरवरी के उसमें भी हो रही है, और उसकी निशानदही IMF ने भी कर दी जो तवक्कुआत के बरक्स उसने टाइम पर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं किया क्योंकि उसके जहन में भी बहुत सारे खदशात होंगे। ऑल्दो ऑफिशियली ना मिनिस्ट्री ने बताया है कि ये ताखिर क्यों है, ना IMF ने बताया ये ताखिर क्यों है, मगर खदशात यही हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गए हैं, इकॉनमी स्टेबलाइज हो गई है, मगर जो चैलेंजेस हैं लोकल और अभी जब से US इंतज़ामिया चेंज हुई है, रिजीम चेंज हुआ है, इसके बाद जो ग्लोबल हालात हैं उसमें चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए हैं। और बेहतर यही है कि पाकिस्तान स्लोली ग्रेजुअली इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जाए, ना कि हम पुराने बूम बस्ट साइकिल में फंस जाएं। तो मैं इस पर कायम हूं कि हमारे लिए 3% इस साल, 4% अगले साल और फिर 5% की ग्रोथ बेहतर है रादर देन अचानक से 5-6% हम ग्रो करें और फिर हम एक एक्सटर्नल अकाउंट के क्राइसिस में फंस जाएं। और जब आपने एक्सटर्नल अकाउंट की बात की सुहेल साहब, तो आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है IMF के प्रोग्राम में हम होंगे तो हमें दूसरे जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से भी हमें जो फाइनेंसिंग है वो मिल जाएगी। अब IMF के प्रोग्राम में हम थे, किस्त हमें मिली हुई थी मगर उसके बावजूद टारगेट से बहुत कम पैसे मिले। पूरे साल का अगर हम रोल ओवर्स को माइनस कर दें $10.5 अरब का टारगेट, कोई 35% हमें शुरू के 7 महीने में पैसे मिले हैं। अब जबकि स्टाफ लेवल मुआहिदा पता नहीं कब जाके हो, उसके बाद बोर्ड अप्रूवल कब जाके हो, तो इनफ्लोज का डर रहेगा, रिजर्व्स बिल्डअप नहीं हो पाएंगे और अनसर्टेनिटी रहेगी फिर। जी, ये चैलेंज है। इसमें पाकिस्तान के अलावा मैंने कहा एक्सटर्नल हालात भी हैं। अब US में देखें, जब से ट्रम्प साहब आए हैं तो वहाँ का 10 ईयर जो ट्रेजरी है जो एक बेंचमार्क कहलाता है, अभी पिछले 1-2 महीने में 4.7 भी हुई है, 4.3 भी हुई है। स्टॉक मार्केट के हालात आप देख रहे हैं, S&P कोई 10% डाउन है, इंडियन मार्केट कोई 18-20% डाउन है। तो एक्सटर्नल हालात इतने साजगार नहीं हैं कि पाकिस्तान जो 10 साल पहले कमर्शियल बैंकों से बोरोइंग करता था या बायलैटरल मल्टीलैटरल कर रहा था, उसमें चैलेंजेस हैं। और अभी सेंट्रल बैंक गवर्नर ने रीसेंट एनालिस्ट मीटिंग में भी ये कहा कि एक्सटर्नल अकाउंट में पैसे जो तवक्कुआत थी उतने नहीं आए और जो टर्म्स पे शायद पाकिस्तान को चाहिए थे उस पे नहीं मिले। यानी पैसे तो मिल रहे हैं मगर शायद थोड़े से महंगे मिल रहे हैं, इस वजह से शायद हुकूमत ने बोरो नहीं किए। और ये IMF का जो स्टाफ लेवल है इसमें मुझे लग रहा है कि कम से कम 2 महीने लगेंगे मजीद पैसे आते हुए। तो इन 2 महीनों में भी जो दुनिया के हालात हैं और पाकिस्तान में जो सिचुएशन उसको देखते हुए लग रहा है कि एक्सटर्नल अकाउंट में जो प्रेशर है जारी रहेगा। $1 बिलियन रिजर्व ऑलरेडी गिर गए हैं और अगर ये 2 महीना डिले होता है तो बज़ाहिर लग रहा है कि थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे भी प्रेशर आएगा और थोड़ा सा करेंसी पे भी हमने प्रेशर देखना शुरू कर दिया है। खाकान जी साहब, आपने वजारत ख़जाना में IMF से भी डील करके देखा है, IMF प्रोग्राम्स भी देखे हैं, शराइत पर इंप्लीमेंट होते भी देखा है, हुकूमतों को दावे करते भी आपने साल साल देख लिया कि आखिरी IMF प्रोग्राम होगा, इस हवाले से भी दावा किया गया। नाउ जहां हम खड़े हैं आपको भी अब कंसर्न नज़र आ रहे हैं कि स्टेबिलिटी तो हो गई मगर ग्रोथ के नंबर्स में तो रिफ्लेक्ट भी नहीं हुआ। मगर खुद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिये में स्टेट बैंक ने भी लिखा कि जो एक्सटर्नल अकाउंट है उस पर प्रेशर्स बिल्ड होना शुरू हो गए।
देखिए शाहजेब साहब, पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि उसने 2013 में बिहेव किया, जैसे कि उसने 2018 में बिहेव किया। ये तीनों, यानी कि अब का मिला लें तो ये तीन आईएमएफ की एंगेजमेंट्स हैं। और आईएमएफ के पे अगर आप तहकीक देखें उनके प्रोग्राम्स पे, तो एग्जैक्टली यही होता है कि जो बैरूनी खसारा है वो सबसे पहले संभलता है, बिकॉज आप इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट ऐसी करते हैं और कॉन्सिक्वेंटली रिजर्व्स का बिल्डअप हो जाता है। और फिर कॉन्सिक्वेंटली जब आप फिस्कल को भी टाइट करते हैं और इकोनॉमी और स्लो हो जाती है, तो आपकी इन्फ्लेशन जो है वो भी संभल जाती है एंड मॉनेटरी टाइटनिंग को भी मेंटेन करते हैं। ये तो है बिल्कुल एक क्लासिकल पिक्चर ऑफ एन इकोनॉमी बिहेविंग बाय द बुक जो आईएमएफ की एंगेजमेंट के साथ होती है। अब आईएमएफ की एंगेजमेंट का जो कॉन्सिक्वेंट रिजल्ट है वो स्लो हो जाती है। आपकी ग्रोथ 0.9% हो गई पहले क्वार्टर में, जो हमने अभी जुलाई से सितंबर का गुजारा, ऐसा ही होना था। अब बात यह है कि ये आपको एक वक्त और एक स्पेस देता है। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, दुरुस्त कह रहे हैं, बिकॉज ये वक्त और स्पेस किस चीज की है कि आप, दुनिया ने जिस तरह ग्रोथ मॉडल को ठीक किया अपना, आप अपने ग्रोथ मॉडल को ठीक करने ये वक्त और स्पेस इसलिए मिली है कि जो मैक्रो स्टेबिलिटी है उसको यूज करते हुए इन्वेस्टमेंट रेशियो, प्रोडक्टिविटी फर्म्स की, एग्री की और लेबर की, दुनिया से कनेक्टिविटी, यानी कि भरोसा करना कि एक्सपोर्ट इंजन इज द प्रॉब्लम नॉट आर इंपोर्ट्स। भरोसा करना इस बात पे कि जो इकोनॉमी 95% कंजप्शन पे हो और सेविंग्स ना हो रही हो, उसमें इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो नहीं बढ़ सकता। भरोसा करना कि जो दुनिया ने तरक्की की है वो एक केपेबल मैनेजमेंट बाय अ हाई क्वालिटी सेट ऑफ टेक्नोक्रेट्स, चाहे वो मनमोहन सिंह हो इंडिया में या वो 21 फिलीपींस के इकोनॉमिस्ट हो जिन्होंने उनकी कहानी लिखी, और आखिर में एक कमिटेड लीडरशिप। ये स्पेस आपके पास है। अब अगर तो इस स्पेस को प्रूडेंटली यूज करेंगे तो 5-6% की ग्रोथ 1.5-2 साल बाद, अगर मुल्क की पैदावारी सलाहियत बढ़ना शुरू हो गई और एक्सपोर्ट्स का 10 से 15-18% का पिकअप हो गया, तो आप चले जाएंगे उस तक। ये इतना मुश्किल है क्यों? अगर आसान होता तो हम आज तक एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म दिखा देते। अगर आसान होता तो हम डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन कर देते। द कंट्री फाइंड्स इट हार्ड। सो ये मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है, बट आई रियली होप कि इस दफा ये सिचुएशन ऐसी ही हो कि जो मैंने चीजें एक्सप्लेन की हैं उनको ठीक करते हुए इस स्पेस को यूज करें। थोड़ी सी तशवीश मुझे ये हुई है कि जो आईएमएफ के साथ भी एंगेजमेंट हुई उसमें हमने फिस्कल का खसारा, मॉनेटरी टारगेट्स तो संभाल लिए, बट जब मैं पाकिस्तान की एंगेजमेंट स्ट्रक्चरल पाथ पे देखता हूं, चाहे वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज हो, चाहे वो सॉवरन वेल्थ फंड को ठीक करना हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट का जो फुटप्रिंट है उसको नीचे देने की रिपोर्ट की, जिसे कहेंगे तसल्ली बख्श इंप्लीमेंटेशन में जाना हो, ये सब चीजें, इवन पाकिस्तान नाउ एंड देन ताजिर दोस्त स्कीम, जिसका क्या मतलब था कि हम टैक्स के बेस को बढ़ाते ताकि अगले बजट में आप पे और मुझ पे जो टैक्स का इजरा है और जो मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स का इजरा है उसको कम करते। सो इवन विद इन द प्रोग्राम जो स्ट्रक्चरल इश्यूज थे, दे हैव moved but not moved the needle to the extent कि हम कंफर्टेबली कह सकें कि हम स्ट्रक्चर्स को तब्दील करने में कामयाब हो रहे हैं। लास्ट पॉइंट इज कि आईएमएफ एक कॉम्पिटेंट सेट ऑफ 9-10 लोगों के साथ आता है, जो कि मैंने एंकर किया है 13-16 का वो वाहिद प्रोग्राम जो पाकिस्तान ने कंप्लीट किया था। मेरी हमेशा ये एडवाइस टू पाकिस्तान अथॉरिटीज एंड एक और अथॉरिटीज जिनके साथ मैं ये काम कर रहा हूं, वो ये है कि अपना कॉम्पिटेंट टेक्निकल एनालिसिस, पॉलिसी वर्क और थर्ड जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है उसकी तैयारी पूरी तरह रखिए, क्योंकि जो डिलेज होते हैं, जैसे अब लग रहा है कि शायद बजट को भी इनकैप्सुलेट किया जाएगा जब हम फाइनली पहुंचेंगे इस प्रोग्राम को तय करने के लिए। मैंने इस पे काफी आपके ही न्यूज में भी लिखा है, दूसरे अखबारों में भी लिखा है कि जो क्यूपीसीज, इंडिकेटिव टारगेट और बेंचमार्क्स को जब मैं देख रहा था तो मुझे उसमें सुखम दिखाई दे रहे थे। वन वुड हैव होप कि ये हम स्टाफ लेवल कर लेते, पर अब चूंकि बजट भी इतना करीब आ गया है तो ये एक महीना डेढ़ जो है ये एक मुश्किल टाइम पीरियड है, इन द सेंस कि हमें ये क्लोज भी करना है, बजट को भी क्लोज करना है और उसमें कुछ पॉलिसी की तरमीम, मैन्युफैक्चरिंग और जो हमारा सेक्टर है जिसमें आप कमाई करते हैं सैलरीड और नॉन सैलरीड में भी करना है। सो दैट्स पाकिस्तान टास्क अहेड।
और अमर, आप भी ज़ाहिर है लिखते रहे हैं इस हवाले से, कमेंट्री करते हैं इस हवाले से रहे हैं, आपको भी इस वक्त कंसर्न्स हो रहे हैं? स्टेबिलिटी तो थी और फिर जिक्र किया जा रहा था कि जी किसी भी तरीके से हमारे रिजर्व्स बिल्डअप होंगे, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट हमें फ्लैट नज़र आ रही हैं, रेमिटेंसेस ज़रूर बढ़ रही हैं, कि पाकिस्तानी इकॉनमी टेक ऑफ की पोजीशन में कतई तौर पर है नहीं किसी भी सूरत। जी देखें, खाकान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी जो 95% ऑफ जीडीपी जो है वो कंजम्पशन है, तो इस पे अगर जैसे भी हम ग्रोथ लेकर आएंगे 3 से 4% भी करेंगे तो एक हिसाब लगाया था फॉर एवरी परसेंटेज ऑफ ग्रोथ आपको एक्स्ट्रा 12 से 14 अरब डॉलर चाहिए होते हैं। अगर मैं 5% ग्रो करूंगा यानी कि तकरीबन 30 अरब डॉलर मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। 30 अरब डॉलर या तो आप एक्सपोर्ट से ला सकते हैं या रेमिटेंस से ला सकते हैं, आप बोरो कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा हिसाब है कि जब तक आप 30 अरब डॉलर एक्स्ट्रा लेकर नहीं आएंगे कहीं से, आप 5 या 6% ग्रो नहीं कर सकते। दिस इज एक बहुत बॉल पार्क एस्टिमेट में बता रहा हूं। जब तक वो नहीं आएगा, जब तक हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बेस नहीं होगी, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी, हम इसी पे चलते रहेंगे। हाँ, एक ऑप्शन है कि हमेशा से जो हम करते आए हर 2 साल 3 साल बाद के इंपोर्ट ड्रिवन एक शदीद जो है ग्रोथ का एक्सपर्ट आता है, मगर वो कभी 2 साल में खत्म हो जाता है, कभी 6 महीने में खत्म हो जाता है। तो अभी भी अगर हमने ये करा तो ये 6-8 महीने से ज्यादा ग्रोथ का स्पर्ट नहीं चलेगा और डॉलर फिर हमारे नीचे हो जाएंगे रिजर्व, और फिर जो है अगले 2 साल तक हम एक ट्रैप में फंस जाएंगे। तो बेहतर यही है कंसोलिडेट करें पोजीशन और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ग्रोथ की तरह जाए, स्पेशली प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड ग्रोथ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, उसको बढ़ाना तो शदीद जरूरत है। उसके बगैर कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी में आप ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते। मतलब अगर अमर, जब आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है, इस वक्त जो ऑलरेडी सेक्टर्स हैं वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, कैसे हुकूमत इसको पुश करे कि वो सेक्टर्स, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो रेट से ग्रीन में आ जाए, मजीद इन्वेस्टमेंट की तरफ मामला जाए? देखिए बिल्कुल इसमें हो सकता है। अभी मतलब जैसे ग्लोबली जो है यू कैन सी एक शिफ्ट मेजर आ रहा है। टैरिफ्स की वजह से बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि दूसरे मुल्कों में वायबल नहीं है मगर यहाँ पे हो सकती हैं। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज भी हैं कि हमारे पास सरप्लस पावर है, जिसकी हम हमेशा बात करते रहते हैं। सरप्लस पावर को बहुत सारी एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में लगा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें भी चल रही हैं कि मेजर जो मेटल्स हैं वो अब यहाँ पे वायबल हो गए प्रोड्यूस करना। तो काम उस पर ऑलरेडी हो रहा है मगर इसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करने की जरूरत है। तो जहां तक आपने बोला कि जी वो तो और ऑटोमेटिकली बढ़ नहीं रही है, वो इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि ऑलरेडी हम अपनी कैपेसिटी पे एक हद तक पहुंच गए, 80-85% कैपेसिटी पे हम चल रहे हैं। तो नई इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और उस चीज को प्रमोट करना चाहिए, बजाय इसके कि जैसे हर थोड़े दिनों बाद हम सोचते हैं कि जी रियल एस्टेट को प्रमोट कर दें, इसको करते हैं। इसके लिए कोई टैक्स ब्रेक्स हो, जैसे हमेशा एक बात होती है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो इतना ज्यादा है, ओवरऑल टैक्स रेट फॉर्मल बिजनेस का इतना ज्यादा है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप कोई भी वायबल बिजनेस यहाँ पे चला सकें। दैट इज व्हाट नीड्स टू बी सॉर्टेड। मतलब और सुहेल साहब आप बताइए, क्योंकि एक बात ये भी कही जाती है कि जी पाकिस्तान का कैपेसिटी प्रॉब्लम नहीं है, कैपेसिटी है इस वक्त, मगर उसके बावजूद यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से नहीं है क्योंकि एक्सपोर्टर्स हो, इंडस्ट्री हो, उस पर हैवी टैक्सेस हैं, हैवी एनर्जी प्राइसेस हैं, इसलिए वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि मजीद इन्वेस्टमेंट आए और एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़े, क्योंकि वो तो नहीं नज़र आ रहा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हूँ? देखें, एक्सपोर्ट्स में कुछ ग्रोथ जरूर है मेरे ख्याल में। अगर हम 7-8% की ग्रोथ हमने एक्सपोर्ट्स में देखी है, मगर ये पोटेंशियल है कि अगर 10 से 20% हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपने बजा फरमाया कि कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे यूटिलाइजेशन कम है, जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है। उसके मेरे ख्याल में 3 रीजन हैं। एक तो अमार ने बताया कि टैक्सेस ज्यादा हैं, बिलखुसूस जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में जो बजट में टैक्सेस लगे उसकी वजह से वो कंपेटिटिव नहीं रहे। दूसरे एनर्जी के इश्यूज हैं, इसीलिए जो आईएमएफ का जो डिले हुआ है, मुझे लगता है कि उसमें एनर्जी रिफॉर्म्स भी शामिल होंगे। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि हम 8 रुपए पर यूनिट कम करेंगे, दूसरी तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि हम 3 रुपए सर्कुलर डेट जो क्लियर कर रहे हैं उसकी पद में लगाएंगे। तो वैसे ही टैरिफ ज्यादा है और क्लैरिटी भी नहीं है एनर्जी सेक्टर पे। और तीसरा जो है मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस अभी भी इकोनॉमी में वैसा नहीं आया जैसा आना चाहिए। तो अगर ये तीनों चीजों को एड्रेस करेंगे तो मुझे लगता है कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो हमारी तवक्कुआत थी कि जब इंटरेस्ट रेट 12% हो जाएंगे तो पिकअप करना शुरू करेगी, वो पिकअप कर रही है मगर उस रफ्तार से नहीं कर रही जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी। तो आपका कहना कुछ हद तक बजा है कि कैपेसिटी है, उसमें प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है, मगर ये 3 रीजन हैं जिसकी वजह से शायद हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन
100% नहीं पहुंच पा रहे, और इसके लिए इन तीनों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। जी खाका साहब, हुकूमत एक्सपोर्ट की बात करती है, इंडस्ट्री कह रही है कि जी हम तो बहुत मसाइल का शिकार हैं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री वेरे ट्रेडिशनली भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बहुत खुश हुए हों, मगर इस वक्त भी उनकी तरफ से यही है कि हालात ख़राब हैं, मिलें बंद हो रही हैं, यही बात की जा रही है। तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं? देखिए ना, एक तो बात यह कि इंडस्ट्री को भी समझना चाहिए कि सिर्फ ये कहना कि 9 सेंट की बिजली चाहिए इज जस्ट टचिंग द बेस ऑफ द प्रॉब्लम। असल प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की तंजीम में ना हो है। उनको अगर अथॉरिटी से मांगना है तो वो ये मांगे कि 2002 की पॉलिसी, 94 की पॉलिसी और 15 की पॉलिसी, ये तीनों पावर पॉलिसीज हैव नॉट डन वेल इन पाकिस्तान। व्हाट इज इट द नेक्स्ट पॉलिसी दैट विल प्रिवेंट कि हम आने वाले वक्तों में ये गलतियां ना करें? उसके लिए क्या आपको एक प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री चाहिए? आई थिंक के चाहिए। क्या आपको यूनिफाइड रेगुलेटर चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्या आपको एक प्राइवेटाइज्ड एनर्जी मार्केट चाहिए? चले प्राइवेटाइज नहीं करते, मैं आपको जरा डीपर सॉल्यूशंस की गुफ्तगू करूं। आप इन सब डिस्कोस का जो टैरिफ है ना, वो मुल्क का अलग-अलग कर दें। अगर कोई डिस्को ए है, उसके ये लॉसेस हैं, तो उसका टैरिफ ये होगा। ये जो हम टीडीएस में 200 अरब रुपए के करीब देते हैं और क्रॉस सब्सिडाइज करके बराबर कर देते हैं, कंपटीशन विद इन दी गवर्नमेंट ही आने दें। चाइना एग्जैक्टली जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस चलाता था ना, जरा दुनिया से सीखिए, वो इनमें कंपटीशन क्रिएट करता था। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेक द हार्ड कॉल्स, मेक द डीप रिफॉर्म्स। दोस्त भी जो मेरे कह रहे हैं वो ये कि रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ये नहीं है, अथॉरिटीज आर ऑलवेज वर्किंग, बट द डेप्थ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रिफॉर्म एनर्जी सेक्टर का ही जो मैंने अभी आपके सामने रखा है, इसी तरह इतनी आसानी से ये प्राइवेटाइज नहीं होंगे। सो हमें विद इन द सिस्टम इनको कंपेटिटिव बनाना पड़ेगा। फिर आप देखिए ना, अगर आप कोई दुनिया से अलहदा नहीं है तो आप ये तो मानिए कि दुनिया में अगर गवर्नमेंट एफिशिएंसी की गुफ्तगू हो रही है तो आप भी फौरी तौर पे अपने सब्जेक्ट्स को डिवॉल्व करके अपना जो फेडरल बजट है उसको मुस्तहकम करने की कोशिश करें। दैट विल क्रिएट सर्टेनिटी इनटू द इकोनॉमी और आपको टैक्सेस का बोझ कम करने में मदद मिलेगी। एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म अगर आईएमएफ नहीं कह रही तो हमें कर लेना चाहिए। आपको स्पेस मिली हुई है, वक्त मिला हुआ है। फिर मैं कई दफा कहता हूं कि पाकिस्तान इकोनॉमी खड़ी है जहां पे वॉशिंगटन का कंसेंसस का जो पहला डॉक्यूमेंट था, प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में एफडीआई लाना, ये लाना जरूरी होगा ताकि आप एक्सपोर्ट बेस को बढ़ा सकें। अब इस तरह करने के लिए आपको अगर दोबारा रियल एस्टेट की गुफ्तगू करेंगे ना, तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर चेंज करना है हमने, फ्रॉम पीपल सेविंग इनटू द रियल एस्टेट और इन्वेस्टिंग इनटू द रियल एस्टेट इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ शू एंड सेलिंग इट समवेयर अब्रॉड। इसी तरह जो बहुत हमारी एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत है, जो कहीं पे 1/3 है और कहीं पे आधी है, फ्रॉम आर ओन बेस्ट। मैं दुनिया की भी बात नहीं करता, हमारा जो अच्छा प्रोग्रेसिव फार्मर है और जो हमारा नॉन प्रोग्रेसिव फार्मर है। अगर आप आज फिर 5-7 मिलियन बेल्स कॉटन पे आ जाएंगे जबकि आप 12 को टेस्ट कर चुके हैं, तो देन यू हैव टू रियली थिंक कि ये क्या मसले हैं। ठीक है, और मैं और अमर, आप क्या कहिएगा? आप भी रिफॉर्म्स पर लिखते रहे हैं, आपको रिफॉर्म की कोई एफर्ट नजर आ रही है किसी भी एरिया में जिसकी वजह से कहा जा सके जी कि आगे बढ़ रहा है मामला? रिफॉर्म्स हो रहे हैं मगर रिफॉर्म्स जो है बहुत स्लो पेस है। इनकी जो पेस है बहुत स्लो है, मगर हो जरूर है। ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हो रहे। अगर देखें, बात सारी यही है ना कि हमारी पॉलिसी, लेट्स से एक छोटी सी बात करते हैं कि वेदर डू वी हैव एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्या हमारे कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ की पॉलिसी है? हमारा कोई जो है ना ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ पॉलिसी तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं कि हमारी कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है, कि जी किस तरह लेके हमें चीजों को चलना चाहिए, या एग्री पे फोकस करना चाहिए, एग्री के वैल्यू एड पे फोकस करना चाहिए। इस चीज में जो है कोई काम नहीं हो रहा। तो वो जैसे हाकान भाई ने बात करी कि जो एसओईज में जैसे कंपटीशन होता है, उन सबके लिए कोहेरेंट स्ट्रैटेजी होती है कि जी दिस इज द विजन दैट वी नीड टू गेट, वी डू नॉट हैव दैट विजन इन प्लेस कि व्हाट वी नीड टू डू कि अगले 5 साल 10 साल तक आप कर लेंगे। अभी जो है फायर फाइटिंग मोड चल रहा है, पावर के रिफॉर्म्स हो जाएंगे, हो रहे हैं इंशाल्लाह, कंपैरेटिव मार्केट्स पे भी हम मूव करेंगे। बट व्हाट नेक्स्ट? यू सॉल्व पावर, देन हाउ डू यू सॉल्व इंडस्ट्री? क्या उसका प्लान है? देयर इज एब्सोल्युटली नो प्लान, और एटलीस्ट मेरी नजरों के सामने से भी नहीं गुजरा है जिस पे आप कह सकेंगे पाकिस्तान ने किसी किस्म का इंडस्ट्रियल ग्रोथ का कोई प्लान हो या एग्रीकल्चर में वैल्यू ऐड करने का कोई प्लान हो।